देखिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? भूकंप। पहले हम भूकंप को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे किसे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम बाद में क्यों डिस्कस कर रहे हैं और भूकंप को पहले डिस्कस क्यों कर रहे हैं? कोई मुझे कारण बताएगा क्या? भूकंप को हम पहले डिस्कस क्यों कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम बाद में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? नहीं? ओके, चलो उसको छोड़ो, उसको जाने दो। मुझे एक पॉइंट बताओ सबसे पहले, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन? याद रहा कि नहीं रहा? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। किस कंट्री का था? रशिया, यूएसएसआर का था। ऐसे ही चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस देश का था? अमेरिका का था। ऐसे ही पृथ्वी के केंद्र तक जाने वाला पहला व्यक्ति कौन? पृथ्वी के केंद्र तक जाने वाला पहला व्यक्ति कौन? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं गया। उसका एक कारण है, क्योंकि जैसे ही आप पृथ्वी के अंदर जाने का प्रयास करोगे आपको दो चीजों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ताप, अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब। कोई ऐसा यान आप लेके जाओ जो अत्यधिक ताप बर्दाश्त कर सके, वो दाब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अंदर जाके एक बॉल का रूप ले लेगा या गल जाएगा। ये होगा। तो पृथ्वी के केंद्र तक कोई जा नहीं पाया, पर फिर भी हमें पता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम भूपर्पटी कहते हैं, जो ठोस है। इसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है और इसके बाद ये क्रोड वाला हिस्सा ये जमा हुआ है, ये ठोस अवस्था में। तो हमें ये सारी जानकारी मिलती कहां से? जब पृथ्वी के केंद्र में कोई गया ही नहीं है तो हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में पता कैसे? ये एक क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, प्रश्न चिन्ह है ना। तो उसका जवाब है ये भूकंप। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है, पृथ्वी अंदर से कैसी है ये हमें जानने में मदद मिलती है जब हम भूकंप को पढ़ते हैं। और ये भूकंप कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, अपने आप में एक विषय है। इसकी एक खुद में एक साइंस की ब्रांच है जिसे कहा जाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और भूकंप मापी यंत्र को अगर आप क्या कहते हैं पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ, उसको भी देखेंगे और भूकंप से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं पोर्शंस, उन पे भी वर्क करेंगे। तो सबसे पहले भूकंप की परिभाषा। तो जैसे कि आपने बताया, भूकंप एक प्रकार का कंपन है जो महसूस किया जा रहा है। कहां पर? जमीन पर। तो ये कंपन क्यों महसूस किया जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कहां हो रही है? पृथ्वी के अंदर। तो हम कह सकते हैं भूकंप क्या है? जमीन के नीचे जो कंपन होता है वो कंपन कहां तक आ जाता है? सतह तक। समझ पाए? तो परिभाषा है इसकी, पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर कंपन, वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है? एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द अर्थ। रख पाएंगे यार? अब जब भूकंप आता है तो उसके साथ कुछ टर्म्स रिलेट किए गए, भूकंप से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, उन पे भी वर्क करेंगे। पर उसके पहले स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। एक ऐसी मशीन होती है, इसको वायर्स के थ्रू कनेक्ट करके इसके जो वायर्स हैं और इसकी जो मेन मशीन होती है वो जमीन में इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद एक पेन चलता रहता है कंटिन्यूअसली ऐसे, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा है आपको। जहां पे भी ऐसी नॉर्मल तो कुछ नहीं, पर जैसे ही ऐसे होगा तो क्या पता चलेगा वैज्ञानिकों को, जियोलॉजिस्ट को, कि भूकंप आया है। तो सिस्मोग्राफ बस ये करता है, भूकंप को क्या कर लेता है? रिकॉर्ड। मापता नहीं है, मापता नहीं है, केवल भूकंप आया ऐसा बता देता है, भूकंप को रिकॉर्ड कर देता है सिस्मोग्राफ। फिर जब सिस्मोग्राफ पे किसी भूकंप को रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो फिर उसे मापा जाता है विभिन्न स्केलों की मदद से। विभिन्न स्केलें हैं, जैसे भूकंप मापी स्केलें जो पहले भी चलती थी, अब भी चलती है, पर अभी सबसे कॉमन चलती है रिएक्टर स्केल। कौन सी है? रिएक्टर स्केल। जब भी अखबार में पढ़ोगे ना तो आप ये सुनोगे रिएक्टर स्केल पर 7.5, 8.2, 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप यहां महसूस किया गया। तो ये जो भूकंप आया, देखो ये तरंगे रिकॉर्ड कर ली, ये देखिएगा ये भूकंप आया है। इसको मापने के लिए हम या तो रोजी फेरल स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, मर्केली स्केल का प्रयोग कर सकते हैं,
या रिएक्टर स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन ये है आज जो चल रही है ना, लगभग 70-80 सालों से इसी स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। इस स्केल में अगर आप देखेंगे तो 1 से 9 तक के अंक होते हैं। जैसे अपनी सेंटीमीटर वो नॉर्मल स्केल होती है ना कंपास की, उसमें 1 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। रिएक्टर स्केल में 1 से 9 तक का पैमाना होता है और हर एक को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 9 और फिर क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही 7.1, 7.2 और 8 तक पहुंचेंगे हम। तो 9 लिमिट है इसकी, 9 से तीव्रता का भूकंप आ ही नहीं सकता पृथ्वी पर, ऐसा रिएक्टर महोदय का कहना है। अभी तक वही हुआ है, उससे ज्यादा का कोई भूकंप रिकॉर्ड किया ही नहीं गया। और ऐसा माना जाता है कि आ गया अगर तो सब कुछ खत्म। ठीक है, अब दो चीजें हैं। हाँ, परमाणु बम गिराया गया था। हाँ, वो जो विस्फोट था, विस्फोट की जो इंटेंसिटी है वो इससे नहीं मापी जाती, क्योंकि उसमें दूसरे कारक भी काम करते हैं। जब हम भूकंप को मापते हैं तो बेसिकली P, S, R और L तरंग के प्रभावों को मेजर किया जाता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका, L तरंग का पड़ता है, तो वो इंटेंसिटी बताता है। जब हम भूकंप की बात करते हैं वो अलग ही लेवल पे होता है, और जो विस्फोट होता है उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, उसको भूकंप के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसकी डिग्री अलग है। वो तो ज्यादा ही होगा, 9 से ज्यादा का ही प्रभाव था वो तो भूकंप नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल एक्टिविटी है, इसलिए उसको मेजर इस स्केल पे हम नहीं करेंगे। अब देखिए, जब भूकंप आता है तो हमेशा भूकंप कहां आता है, पृथ्वी के अंदर से। ये देखो भूकंप, इस पॉइंट को कहा जाता है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर या फोकस, भूकंप का केंद्र। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भूकंप का हाइपोसेंटर केंद्र कहां होता है, तो हमेशा जमीन के अंदर होता है। कहां होता है, जमीन के अंदर। और एक होता है अभिकेंद्र। अभिकेंद्र मतलब वो पॉइंट जहां पर भूकंप को सबसे पहले हम महसूस करेंगे जमीन पे, इसे क्या कहा जाता है, एपिसेंटर, अभिकेंद्र। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भूकंप का अभिकेंद्र कहां होता है, एपिसेंटर कहां होता है, तो होता है जमीन पे, वो पॉइंट जहां पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है। तो दो शब्द हैं, एक तो है हाइपोसेंटर और एक है एपिसेंटर। तो सबसे पहले हाइपोसेंटर, फोकस क्या होता है, जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, और कहां होता है ये, जमीन के नीचे। तो पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का उद्भव होता है, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वाले पॉइंट को हम कहते हैं हाइपोसेंटर। नाम याद रहेगा, भूकंप का केंद्र। फिर दूसरा टर्म क्या है, अभिकेंद्र, एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक। ये होता है वो पॉइंट जहां पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर, भूकंप का अधिकेंद्र या अभिकेंद्र। तो केंद्र और अधिकेंद्र अलग अलग होते हैं, रख लेंगे याद, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर। बढ़ सकते हैं आगे। एक दूसरा शब्द देखो, ये भी भूकंप से जुड़ा है, सुनामी। आपने सुना होगा अक्सर, जापान में सुनामी आ गई, ठीक है, भारत के तटों पर भी सुनामी आ जाती है। तो ये सुनामी क्या होती है, इस सुनामी को अगर हम समझें तो ये भी भूकंप से ही रिलेटेड है। देखो, महासागरों में भी तो जमीन होती है, और उस जमीन के नीचे भूकंप आता है। महासागरों की जमीन के नीचे जब भूकंप आता है तो वो जो कंपन है वो कहां जाता है, ऊपर। उसकी वजह से जो पानी है, पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं, और वो लहरें धीरे धीरे हवा के प्रभाव में जब तट की ओर बढ़ती है तो उनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, और वो कई मीटर ऊंची हो जाती है लहरें। ठीक है, 50 फीट, 100 फीट इतनी ऊंची लहरें जो समुद्र में उठती हैं, किसके कारण, भूकंप के कारण। जो अंतः सागरीय भूकंप है उसके कारण जो महासागरों में ऊंची ऊंची लहरें उड़ जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुनामी। तो याद रहेगा, ह्यूज ओशियन वेव्स हैं ड्यू टू द इंट्रा ओशनिक अर्थक्वेक्स। अंतः सागरीय भूकंप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समुद्री लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती है, 100 मीटर मतलब 100 फीट तक की ऊंची लहर। शब्द याद रहेगा, सुनामी किससे जुड़ा है, भूकंप से। और दो शब्द केंद्र और अधिकेंद्र, वो भी भूकंप से जुड़े हुए। अब है भूकंपी तरंगे। तो भूकंपी तरंगे बेसिकली दो
श्रेणियों में बटी हुई हैं। पहली है भूगर्भीय तरंग, और दूसरी है सतही तरंग, जियोलॉजिकल वेव्स और सरफेस वेव्स। और भूगर्भीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, पी तरंग, एस तरंग। सतही तरंगों में आती है आर तरंग और एल तरंग। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, आर मतलब रिले और एल मतलब लव। तो कितनी तरंगें? 4 तरंगे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 2 प्रकार की, और अगर 2 ऑप्शन में ना हो तो आप जा सकते हैं किसके साथ? 4 के साथ, कि 4 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी भूकंप आता है तो चारों दिशाओं में तरंगे एक साथ फैलती हैं, पर सबसे ज्यादा तेज स्पीड किसकी है? पी की। तो सबसे पहले पी आती है, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? एस का, फिर आती है आर, और सबसे धीरे धीरे कौन सी आती है? एल। एक एक करके इन तरंगों को महसूस किया जाता है। अभी जब आप सिस्मोग्राफ की रिकॉर्डिंग को भी देख रहे थे ना, जहां पे सिस्मोग्राफ ने रिकॉर्ड किया था ऐसे तरंगों को, तो वहां पे यही बताया था, पी को महसूस किया पहले, फिर एस को, फिर आर और फिर एल तरंग को महसूस किया था। किसने? सिस्मोग्राफ ने, और उसको रिकॉर्ड कर लिया था। सबसे पहले पी तरंग आती है, सबसे बाद में कौन सी तरंग आती है? एल तरंग। तो जियोलॉजिकल बॉडी वेव्स, भूगर्भीय तरंगे कितने प्रकार की? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर है सरफेस, सतही तरंगे, ये भी 2 प्रकार की, रेले और लव वेव। जिन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी उनके नाम पर इनके नाम रखे गए, और ये तो पहले से चली आ रही थी, इसलिए वही नाम चल रहा है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस थे उनको देखें। जैसे सबसे पहले, सबसे ज्यादा गति किस तरंग की आपसे अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? तो किसकी है? पी तरंग की। वो भी कितनी? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। कौन सी तरंग? पी तरंग। फिर है अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? क्वेश्चन पूछा जाए तो भाई जिसकी चाल सबसे ज्यादा, वही तो अधिकेंद्र पे सबसे पहले पहुंचेगी। तो कौन पहुंचती है अधिकेंद्र पे सबसे ज्यादा? पी तरंग। अब फिर पूछा जाता है आपसे, सबसे धीमी तरंग कौन सी है? सबसे बाद में कौन सी तरंग आती है? तो वो कौन सी है? एल तरंग। कौन सी तरंग? एल। इसकी स्पीड है देखो मात्र 1 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसीलिए अधिकेंद्र पर सबसे बाद में कौन सी तरंग पहुंचती है? एल तरंग। और यही तरंग सबसे विनाशकारी है। तो शब्द ही खतरनाक है, इसलिए सोच समझ के रखा है ना। तो सबसे विनाशकारी तरंग या विनाशकारी क्या होता है व्यक्ति के लिए आपसे पूछा जाए तो लव होता है। रखेंगे यार पक्का? तो एल तरंग सबसे विनाशकारी होती है। अब एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी कहा भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। पृथ्वी अंदर से कैसी, हमें कैसे पता चलता है? भूकंपीय तरंगों के माध्यम से, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, पी, एस और आर तरंग जो ये हैं, ये तीनों माध्यम में गति करती हैं। तीनों माध्यम कौन से हमारे? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों माध्यम में गति करती हैं, पर इनकी गति तीनों माध्यम में एक जैसी नहीं रहती, इनकी गति बदलती है। जब ठोस माध्यम से ये किसी द्रव माध्यम में प्रवेश करती है तो इनकी गति कम हो जाती है। फिर द्रव माध्यम से जब गैस माध्यम में गति करती है तो इनकी गति और कम हो जाती है। समझ रहे हैं? द्रव से ठोस में जाती है तो गति बढ़ जाती है, द्रव से किस में जाती है? ठोस में, तो गति बढ़ जाती है। किन तरंगों की? इन तरंगों की, पी, एस और आर तरंगों की। और सॉरी, यहाँ पे एस तरंग जो है ना, ये यूनिक है, ये तीनों माध्यम में गति नहीं कर सकती। एल तरंग कर सकती है, ये केवल ठोस में गति कर सकती है। किस में गति कर सकती है? केवल ठोस में। एस तरंग ये द्रव में गति नहीं कर पाएगी। द्रव जैसे ही माध्यम आएगा ना, जो एस तरंग है वो विलुप्त हो जाएगी, एस तरंग आगे ही नहीं बढ़ेगी। पी तरंग, आर तरंग और एल तरंग जो है, ये तीनों माध्यम में गति कर सकती है, पी, आर और एल। इन्हीं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी कहां पर ठोस है, कहां पर द्रव है, और कहां पर द्रव ज्यादा गाढ़ा है और कहां पर द्रव पतला है, ये भी पता चल जाता है। क्योंकि जहां पर द्रव गाढ़ा होगा वहां पर इन तरंगों की गति क्या होगी? ज्यादा, और जहां पर द्रव का गाढ़ापन क्या हो गया? कम, तो वहां पर गति भी क्या हो जाएगी? कम।
और जहां पे ठोस माध्यम आ गया तो वहां और ज्यादा हो जाएगी इसकी गति। तो इन तरंगों को ऑब्जर्व करके ही बताया जाता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। किलोमीटर्स में डिफाइन किया गया है कि इतने किलोमीटर का क्षेत्र ये कहलाएगा, इतने किलोमीटर का क्षेत्र ये कहलाएगा। तो याद रख पाएंगे, पी, आर और एल तरंग की विशेषता है ये तीनों माध्यम में गति कर सकती है, केवल किसको छोड़कर? एस को। एस केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती है, द्रव और गैस माध्यम में ये गायब हो जाती है, ठोस में गति करेगी, सॉलिड। तो पी, आर और एल तरंग तीनों माध्यम में गति कर सकती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकती है, पर एस तरंग केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। इन्हीं गुण के कारण हम बता पाते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, कौन सा भाग द्रव है, कौन सा भाग ठोस है। तो अगर हम पृथ्वी को ध्यान से देखें तो बेसिकली इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। ये जो भूपर्पटी है, सबसे पहला वाला भाग, ये भूपर्पटी जो है ये ठोस है, ये हिस्सा, और इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये द्रव है। कैसा है ये? द्रव। भूपर्पटी ठोस है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है जिसे मेंटल कहा जाता है, प्रवार कहा जाता है, आवरण कहा जाता है, ये क्या है? द्रव अवस्था में। इसीलिए मैग्मा चेंबर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा चेंबर। मैग्मा भरा हुआ है और इस मैग्मा पर तैर रही है कौन? हमारी भूपर्पटी। मैग्मा पर तैर रही है हमारी भूपर्पटी, जो मात्र 16 किलोमीटर मोटी एक परत है। वैसे ही जैसे दूध पे मलाई जम जाती है ना, वैसे ही जब पृथ्वी शुरू में बनी तो लावा ही लावा था, तो ऊपर का जो लावा ठंडा हो गया, उसने निर्माण किया है किसका? भूपर्पटी। भूपर्पटी तब बनी है लावा के जमने से। और देखो दो शब्द है, लावा और मैग्मा, है एक ही चीज, पिघली हुई चट्टान है। पर जब ये पिघली हुई चट्टान सतह पर होती है तो इसे लावा कहते हैं, और जब सतह के नीचे होती है तो इसे क्या कहते हैं? मैग्मा। तो लावा और मैग्मा के बीच में डिफरेंस याद रहेगा, सतह से ऊपर है तो लावा और सतह से नीचे है तो मैग्मा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये जो आंतरिक भाग है जिसे हम क्रोड कहते हैं, इसको देखो दो भागों में बताया गया है। ये जो क्रोड है ना, बाह्य क्रोड, ये है बाह्य क्रोड और ये है आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड है ना, ये द्रव है, पर कैसा द्रव है? बहुत गाढ़ा। मैग्मा बहुत गाढ़ा है, ये भी मैग्मा है, पर ये मैग्मा थोड़ा पतला है, जैसे दूध जैसा है, और ये जो मैग्मा है शहद जैसा है। अंदर वाला मैग्मा गाढ़ा है क्योंकि भारी धातुएं सारी कहां चली गई? नीचे। उस वजह से ये द्रव गाढ़ा है, और अत्यधिक गाढ़ापन होने की वजह से ये जो सेंटर भाग है ना, ये ठोस बन गया है। आंतरिक क्रोड जो है ठोस है। कैसा है? ठोस। ये हमें एस तरंग ने बताया। किसने बताया? एस तरंग ने, क्योंकि एस तरंग को यहां पे ऑब्जर्व किया गया और एस तरंग जैसे ही आगे आई, यहां पे इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो गई? गायब। तो हमें पता चला पृथ्वी का ये हिस्सा कैसा है? द्रव, और सबसे अंदर वाला भाग और सबसे ऊपर वाला भाग कैसा है? ठोस। क्योंकि पी तरंग ने हमें बताया, पी तरंग जब इस क्षेत्र से बाहर निकल के आई तो उसकी गति बढ़ गई। मैग्मा में से जब वो जमीन से टकराई तो उसकी गति क्या हो गई? बढ़ गई। तो पता चला पृथ्वी की भूपर्पटी का कौन सा हिस्सा ठोस है? 16 किलोमीटर की रेंज तक का हिस्सा क्या है? ठोस। और उसके नीचे स्टार्ट हो जाता है क्या? मैग्मा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन शब्दों को, इन संरचनाओं को याद रखना है। सबसे पहला ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? भूपर्पटी, क्रस्ट। उसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आवरण, प्रवार, मेंटल। और सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। तो सबसे पहले भूपर्पटी की बात कर लें। ये बनी कैसे? लावा के जमने से। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसका निर्माण किससे हुआ है? लावा के जमने से। द टॉप मोस्ट लेयर जो बनी है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से। प्लस ये पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है आपसे पूछा जाए अगर, तो मात्र 0.5, 0.5% हिस्सा है ये पूरे पृथ्वी का। पृथ्वी हमारी 100, उसमें से 0.5% भाग हमारी भूपर्पटी है जिसपे हम रह रहे हैं। हमारे लिए तो यही सब कुछ है, हम अंदर तो जाते ही नहीं। जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो आपसे इसकी मोटाई पूछी जाती है कि कितनी गहराई तक अगर मैं खोदूं यहां से तो क्या होगी? एवरेज क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि पहाड़ों पे ये मोटाई क्या है और समुद्रों में ये मोटाई कम है, इसीलिए एवरेज थिकनेस आती है 16 किलोमीटर।
नहीं तो पहाड़ों पे तो आप 32-35 किलोमीटर तक खोदो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सागरों में तो मुश्किल से 10-8 किलोमीटर खोदोगे लावा निकल आएगा। पर एक एवरेज यहाँ पे जैसे हम एमपी में अगर गड्ढा खोदें तो लगभग 16 से 20 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा, तब जाकर क्या आएगा, मैग्मा। अब आपसे पूछा जाता है इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी घनत्व। देखिए सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी, डेंसिटी। सबसे हल्का ग्रह कौन सा, शनि। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। पर सबसे अधिक घनत्व वाला, मैक्सिमम डेंसिटी वाला जो प्लेनेट है वो है अर्थ। तो पृथ्वी की डेंसिटी अलग अलग है, भूपर्वतीय की कम है, आवरण की ज्यादा है, और क्रोट की बहुत ज्यादा है। डेंसिटी घनत्व मतलब कण कैसे पास पास हैं वो चीज। तो डेंसिटी पूछी जाती है आपसे, एवरेज डेंसिटी कितनी है भूपर्वतीय की, तो इसे लिखा जाता है इस तरीके से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट याद रखिएगा, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है किसकी, भूपर्वतीय की। यही तीनों पॉइंट जो हैं ये आपसे पूछे जाते हैं मेंटल के बारे में भी, आवरण के बारे में। आपको वहां भी पूछेगा वो, ये संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो अगला पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, आवरण। ये था भूपर्वतीय, अब बात करेंगे किसकी, आवरण की। तो ये जो आवरण है ये भूपर्वतीय के नीचे का हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा चेंबर, क्योंकि मैग्मा भरा हुआ है इसमें, पिघली हुई चट्टानें हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी का सबसे ज्यादा 83% भाग है। कितने प्रतिशत भाग, 83%। प्लस इसकी औसत मोटाई कितनी है, अगर आप 16 किलोमीटर जाओगे, 16 किलोमीटर जाओगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, मैग्मा। अब अगर आप 2900 किलोमीटर नीचे तक जाते हो, कितना, 2900, 2900 किलोमीटर नीचे तक जाते हो, तब तक आपका आवरण चलेगा। इसकी औसत मोटाई है 2900 किलोमीटर। फिर औसत घनत्व तो पूछा जाता है, तो इसका औसत घनत्व तो काफी ज्यादा है भूपर्वतीय से, 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है औसत घनत्व किसका, आवरण का। अब आता है तीसरा और सबसे अंदर वाला भाग, ये वाला, ये दोनों ही क्रोड है। क्या कहा जाता है जिसे, कोर, क्रोड, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग। ये संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग है, 16% भाग है। कितना प्रतिशत, 16%। और औसत मोटाई कितनी है इसकी, तो आप इसे लिखते हैं इस तरीके से, 2200 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि क्रोड दो हिस्सों में। तो ये जो बाहरी क्रोड है इसकी मोटाई कितनी है, 2200 किलोमीटर, और ये जो अंदर वाला क्रोड है इसकी मोटाई कितनी है, 1200 किलोमीटर, अंदर वाले क्रोड की। और ये जो अंदर वाला क्रोड है ये ठोस है, ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ठीक है, पृथ्वी को आप ऐसे देख सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आपने कभी अगर किचन में दूध गर्म किया हो तो आपने एक पतीले में दूध को लिया होगा, ठीक है, दूध को अच्छे से गर्म करने के बाद जब आपने उसे ठंडा करने के लिए छोड़ा तो आपने देखा कि कुछ देर बाद सबसे ऊपर एक परत जम जाती है जिसे हम कहते हैं मलाई। तो बस पृथ्वी जब बनी ना तो ऊपर की जो सतह है वो तो क्या हो गई, ठंडी, मलाई जिसे हम कह रहे हैं भूपर्वतीय, और जो मेन दूध है वो है आवरण। और आप फिर आप उस तले को खाली करो, उस बर्तन को खाली करो, आप उस बर्तन के सबसे नीचे कुछ जमा हुआ पाओगे, दूध जम जाता है, वो भी मलाई है। तो मलाई एक तो ऊपर जमती है और एक कहां जमती है, नीचे। तो यही हुआ है, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जैसे उस पतीले में दूध जम गया था, वैसे ही अत्यधिक ताप और दाब के कारण आंतरिक क्रोड भी ठोस हो चुका है। क्या हो चुका है, ठोस। और उसके बाहर का जो हिस्सा है क्रोड का वो बहुत गाढ़ा द्रव है, क्योंकि भारी धातुओं से बना है, निकेल और फेरस जैसी भारी धातुओं से निर्माण हुआ है किसका, पृथ्वी के कोर का। और पृथ्वी का कोर घूम रहा है, भारी है, वो मैग्मा के अंदर घूम रहा है, और उसकी वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है और मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है। पृथ्वी पे जब आप कैंपस को लेके घूमते हो तो जो सुई है उसकी कैंपस की हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है कि नहीं दिखाती है, दिखाती है ना, वो इस क्रोड की वजह से, इसकी वजह से, क्रोड की वजह से। इसकी एवरेज डेंसिटी जो है, औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब औसत घनत्व है किसका, क्रोड का। तो ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 हिस्से, भूपर्वतीय,
क्रस्ट है ना, आवरण और क्रोड, जिनसे जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, यही एग्जाम में बस पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो इंटर रिलेट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, उस पर हम वर्क करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि देखो भूपर्पटी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग और आवरण कितना 83% और 16% क्या है, इस सबको जोड़ोगे तो ये होगा 99.5%। अभी पृथ्वी 100 हुई क्या, नहीं हुई, कितनी बची है 0.5%, और वो क्या है उसे हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे।